साथियों, यदि आप कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं तो आपको नए नियमों को समझ लेना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना। तो क्या है वो आप समझ लें जिससे आपकी रजिस्ट्री समय पे हो सके। ठीक है, वरना आपकी रजिस्ट्री भी होने में काफ़ी परेशानी होगी। और जो भी अपडेट्स हैं जिससे आप फर्जी ज़मीन न खरीदें, ठीक है, धोखाधड़ी से बचें, उनके बारे में भी आपको बताऊँगा रजिस्ट्री के नियम। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कराना चाह रहे हैं कि वो ज़मीन सही है कि नहीं, कोई डबल रजिस्ट्री अंश यदि विक्रय या केसेस तो नहीं चल रहे हैं, तो आप चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। ठीक है, और जो भी जूनियर एडवोकेट हैं वो रजिस्ट्री का कोर्स भी ले सकते हैं। रजिस्ट्री का कोर्स भी अवेलेबल, इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं। दान एग्रीमेंट, लीज, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, सेल डीड कैसे मतलब लिखें, बैनामा कैसे करें और स्टाम्प कैसे निकालें, सब कुछ इसमें मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर लेना हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया। आते हैं सीधा टॉपिक पर अपने। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विभाग, रजिस्ट्री विभाग जो है, सरकारें जो है वो नियम पे नियम तो बना रही हैं, लेकिन एक भी नियम ऐसा नहीं है जिससे आम लोगों का फायदा हो। अब देखिए क्यों, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं, जैसे मान लीजिए साथियों आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, थोड़ा ध्यान देना इस वीडियो पर। मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगा, जो नियम है वो भी बताऊंगा, जिससे आप धोखाधड़ी के से बचें। ठीक है, अब देखिए 10 लाख की आपने ज़मीन खरीदी, ठीक है, तो इस पर कम से कम 1 लाख रुपया सरकार को आप देते हैं। ठीक है, लगभग 7% कोर्ट फीस, सॉरी वो स्टाम्प शुल्क प्लस 1% कोर्ट फीस, इस प्रकार से लगभग 8-9% तो सरकार स्टाम्प शुल्क ले लेती है। ठीक है, अब ये बताइए, आपने सरकार को लगभग 1 लाख रुपया दिया 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदे पर। सरकार ने बदले में 1 लाख रुपए जो लिया है, बदले में क्या दिया, बल्कि उल्टा आप पर थोप दिया। क्या थोप दिया, देखिए, अचल संपत्ति से संबंधित क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाएं। ठीक है, या मान लीजिए विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प विभाग यानी कि रजिस्ट्री विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। इतने मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये लोग सस्ते भांग के नशे कर रहे हैं, नशे में वही नियम बनाते हैं। आपने अभी तक कोई ऐसा नियम बनाया कि जैसे मान लीजिए मैं एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, ठीक है, 50 लाख की, ठीक है, और 50 लाख का 8% मैंने सरकार को दिया है, 2-3 लाख, उसके बारे में क्या जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे कब्जा करने जाऊं, कब्जा ही नहीं मिले। अब इसी प्रकार से देख सकते हो साथियों, एक रजिस्ट्री करवाई एक व्यक्ति ने, और देखिए ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मौके पर कब्जा नहीं है, हम नामांतरण नहीं करेंगे, तहसीलदार ने खारिज कर दिया। अब ये बताइए, एक तरफ हम रजिस्ट्री करवाएं, सरकार को लाखों रुपया दें, लाखों रुपया देने के बाद सरकार और विभाग कहता है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप कब्जा कर पाओ ना कर पाओ कुछ नहीं, मुझे पैसा दे जाओ। तो एक तरीके से ये गुंडा टैक्स वसूल रहे। भाई ये पोर्टल है आपका, इस पे सारी चीजें आप उपलब्ध कराएं। कोई भी केस चल रहा है, कुछ भी है, अगर मान लीजिए किसी ने खरीदी तो प्रशासन का ये दायित्व होना चाहिए कि उससे कब्जा भी दिलाओ। अब ये क्या मतलब हुआ, 8% आपने खा लिया, 1 करोड़ की जमीन ली, 8 लाख आपको दिया किसी ने, 8 लाख देने के बाद अब उसका बेचारे का दाखिल खारिज नहीं होता है, अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, तो ये मतलब क्या। अब देखिए दूसरी बात, इतना ही नहीं साथियों, एक एक जमीन की डबल डबल रजिस्ट्री हो रही है। अब देखिए एक किता 28 नंबर प्लॉट, ठीक है, खसरा संख्या 36 में एक बार बेच दिया गया रजिस्ट्री संख्या इसमें, और यही प्लॉट फिर दोबारा बेच दिया गया, डबल रजिस्ट्री हो गई। भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, ये बताइए। आपको अब आदमी पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है बेचारा, और उसके बाद भी वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने नियम क्या बनाया वो आप समझे। ठीक है, पहले तो साथियों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आप अपनी जांच पड़ताल खुद करें, अच्छे वकील से करवाएं, सारे नियमों को समझें, यूपीआरसी के नियमों को, तभी आप प्रॉपर्टी खरीदें। जैसे डबल रजिस्ट्री हुआ, अंश से अधिक विक्रय हुआ, कोई केसेस तो नहीं चल रहे, 116, 117, 98, 143, 80, ये सारी चीज़ें चेक करें। आप चाहें तो मेरे द्वारा भी करवा सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही खरीदें और पहले कब्जा लें। अब देखिए एक नया नियम जो है, सरकार ने क्या कहा कि 1 अप्रैल 2026 से पंजीकरण हेतु अपॉइंटमेंट आवंटित समय केवल 1 घंटे तक ही मान्य होगा। यानी कि मान लीजिए 25 तारीख को आपने रजिस्ट्री करवा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप 11 बजे रजिस्ट्री ऑफिस गए,
2 घंटे में आपकी डीड तैयार कर ली, 2 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे कम से कम लगेंगे, ठीक है। 1 बजे तक डीड तैयार कर दी। अब 1 बजे के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपने 12 बजे आपके वकील ने अपॉइंटमेंट ले लिया, तो आप 4 बजे तक कभी भी रजिस्ट्री करा सकते हो। अब क्या कह रहा है विभाग कि नहीं, 1 घंटे तक वैलिड रहेगा। अब देखिए इसमें कितनी दिक्कत आएगी आप लोगों को, वो आप समझ लें। जैसे मान लीजिए आपके वकील ने 1 बजे जो है वो समय ले लिया 2 बजे का, ठीक है। अब 1 घंटे के बीच में एक तो इनकी साइड नहीं चलती है, साइड 30 दिन में इनकी ये मानिए 20 दिन ही अच्छी चलती है, 10 दिन तो बेकार चलती है। यानी कि फॉर्म ऑनलाइन होने में ही अगर साइड ना चले अच्छे से कम 20-20 मिनट लग जाती है। अब फॉर्म मान लीजिए इन्होंने टोकन मनी ले लिया, इन्होंने मान लीजिए अपॉइंटमेंट ले लिया 2 बजे का, ठीक है। अब आप 2 बजे जाते हैं, ठीक है, आपने 2 बजे का ले लिया, ठीक है। 1 बजे आपने ऑनलाइन किया था, 2 बजे का ले लिया, ठीक है। अब आप जाते, मान लीजिए रास्ते में 10 मिनट लग गए आपको, ठीक है। मान लीजिए गवाह नहीं आ पाया, मान लीजिए क्रेता विक्रेता थोड़ा सा भी लेट हो गए, या मान लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस में आप 1 बजे गए लेकिन वहां लाइन लगी है 5-6 लोगों का, ठीक है। आपका आते आते वहां पे जो है आपका 1 घंटा कंप्लीट हो गया, तो फिर से समय लो जाके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत नियम है, ठीक है ना। ये नियम जो विभाग जो है वो अपनी पक्ष में बना रहा है, लोगों की पक्ष में नहीं। जैसा कि हमारा मानना है, क्योंकि देखिए हम भी एडवोकेट हैं, हम भी लोगों से जुड़े हैं, हम भी लोगों की परेशानियां सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि रजिस्ट्री विभाग को एक ऐसा और भी अपने पोर्टल पर तरक्की करनी चाहिए। पहला कि इसका लेआउट पास है कि नहीं, ये जो है किसी अथॉरिटी में नहीं आ रहा है, वो आपको स्पष्ट उस पर अपने पोर्टल पे दिखाना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है लोग जमीन खरीद लेते, बेचारे घर बनवाने जाते तो संबंधित विकास प्राधिकरण है उन्हें बनाने नहीं देता, बुलडोजर चला देता है। तो पहले तो आप ये बताएं कि भाई ये खसरा संख्या है, इसकी आप रजिस्ट्री कर रही है, सुनियोजित विकास में आरक्षित तो नहीं है, इस पर केस तो नहीं चल रहा है, इस पर सब चीज़ आपके उस पर दिखाना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये जो आप सब क्लॉज दे रहे हो ना, ये सब क्लॉज ये कि भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, गलत। यहाँ पे आप कुछ फीस काट के, मान लीजिए आपने 100 या 500 रुपए फीस काटी, आपने भार मुक्त दिया, या कोई ऐसा सर्टिफिकेट दीजिए कि अगर वो सर्टिफिकेट हमने प्राप्त कर लिया उसके बाद रजिस्ट्री कराई तो कब्जे में कतई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। कुछ नहीं, यानी कि किसी ने एक्स प्रॉपर्टी खरीदी है, बेचारा आपको दे गया 8-10 लाख रुपए, और फिर बेचारा कब्जा करने गया, कब्जा नहीं मिल रहा, बेचारे ने कब्जा कर लिया तो विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चला दिया, कहीं सरकारी आ जाते, कहीं कोई धमका रहा। ये इस तरीके से लूट हो रही है भाई। और सरकार, प्रशासन, अधिकारी, भाई इतने बड़े बड़े अधिकारी है, फालतू की पगार ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए सरकार को भी कि भाई इस तरीके से नियम बना रहे हैं आप, इस तरीके से नियम बनाने चाहिए आपको कि अगर कोई भी मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई भी बंदा खरीद रहा है, तो अगर आपके पोर्टल पे आ गया, आपके यहाँ आ गया, तो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए कि भाई आप ये 12 साल है, मान लीजिए अन्य कोई सर्टिफिकेट का नाम हो, ये जारी करवा लीजिए। अगर वो जारी हो गया तो या तो उसे पहले ही रोक दो। मान लीजिए ये जमीन सुनियोजित विकास के लिए प्राधिकरण ने आरक्षित कर रखी है, तो उसे पहले ही रोक दो आप कि भाई हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे, आपने तो पैसा ले लिया, फिर वो अपनी कार्रवाई कर रहा। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, लोगों को ध्यान देना चाहिए। बाकी मैं आपसे कहूँगा अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये ई बुक लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं साथियों आप। धन्यवाद।